नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे गुजरात के भुज में के पटेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय प्रत्येक सरकार की साझा विरासत का जीवंत प्रतीक। हरियाणा सरकार ड्रोन पायलटों के लिए प्रशिक्षण संस्थान खोलेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून के इस वर्ष सामान्य रहने का अनुमान। देश के खनिज उत्पादन में पिछले वित्त वर्ष में अप्रैल से फरवरी के दौरान 17% की वृद्धि दर्ज की गई। भारत और इंडोनेशिया ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में नौवहन सहयोग पर जोर दिया। प्रभु यीशु को सलीब पर चढ़ाए जाने की स्मृति में आज गुड फ्राइडे पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। बेघर बच्चों का क्रिकेट विश्व कप अगले वर्ष भारत में होगा। और आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 37 रन से हराया। समाचार प्रभात में विशाल शर्मा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के भुज में के पटेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का लोकार्पण करेंगे। भुज के श्री कच्छी लेवा पटेल समाज ने ये अस्पताल बनवाया है। श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि इससे कच्छ में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होगा। 200 बिस्तरों का ये अस्पताल कच्छ में पहला धर्मार्थ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल होगा। इसमें हृदय रोग सहित गंभीर बीमारियों का उपचार कम लागत पर किए जाने की सुविधा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री संग्रहालय प्रत्येक सरकार की साझा विरासत का जीवंत प्रतीक है। नई दिल्ली में कल प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि ये संग्रहालय ऐसे समय में बना है जब देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब ये म्यूजियम एक भव्य प्रेरणा बनकर आया है। इन 75 वर्षों में देश ने अनेक गौरवमय पल देखे हैं। इतिहास के झरोखे में इन पलों का जो महत्व है वह अतुलनीय है। ऐसे बहुत से पलों की झलक प्रधानमंत्री संग्रहालय में भी देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और समय के अनुकूल बदलाव भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता रही है। उन्होंने कहा कि हमारा लोकतंत्र नवाचार और नए विचारों को आत्मसात करने के लिए प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ अपवादों को छोड़कर भारत में लोकतंत्र को मजबूत करने की गौरवशाली परंपरा रही है। उन्होंने इसे गर्व का विषय बताया कि देश के अधिकतर प्रधानमंत्री बहुत ही साधारण परिवारों से रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि जब दूर दराज के ग्रामीण इलाकों से और बेहद गरीब तथा किसान परिवार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है तो इससे भारतीय लोकतंत्र की महान परंपराओं में विश्वास और प्रबल होता है। ये हम भारतवासियों के लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे ज्यादातर प्रधानमंत्री बहुत ही साधारण परिवार से रहे। सुदूर देहात से आकर, एकदम गरीब परिवार से आकर, किसान परिवार से आकर भी प्रधानमंत्री पद पर पहुंचना भारतीय लोकतंत्र की महान परंपराओं के प्रति विश्वास को दृढ़ करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वाधीनता के बाद भारत को इस ऊंचाई तक पहुंचाने में सभी सरकारों ने योगदान किया है। श्री मोदी ने कहा कि ये संग्रहालय ज्ञान, विचारों और अनुभवों के प्रवेश द्वार के रूप में काम करेगा। ड्रोन पायलटों का प्रशिक्षण संस्थान हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में कल एक बैठक में ये निर्णय किया गया। इस प्रकार हरियाणा ड्रोन के लिए एक अलग निगम की स्थापना करने वाला राज्य हो जाएगा। श्री खट्टर ने कहा कि ड्रोन की सहायता से भूमि अतिक्रमण के मामलों को नियंत्रित किया जा सकता है और क्षेत्र के विस्तार का भी पता लगाया जा सकता है। इससे नियमित अंतराल पर किए जाने वाले सर्वेक्षणों में समय और धन की बचत भी हो सकेगी। पिछले वित्त वर्ष में अप्रैल से फरवरी माह के दौरान खनिज उत्पादन में 13
2% की वृद्धि दर्ज की गई है। कोयला मंत्रालय ने बताया कि उत्खनन क्षेत्र का खनिज उत्पादन सूचकांक इस वर्ष फरवरी माह में पिछली फरवरी की तुलना में 4.5% अधिक रहा। इस वर्ष फरवरी में महत्वपूर्ण खनिजों में कोयले का उत्पादन स्तर 795 लाख टन, लिग्नाइट का 47 लाख टन, क्रूड पेट्रोलियम का 23 लाख टन, क्रोमाइट 373,000 टन और सोने का उत्पादन 125 किलोग्राम रहा। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार अनुसूचित जाति और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए समर्पित है। केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने वंचित वर्गों के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत स्वीकृत कुल ऋणों का 50% से अधिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों को दिए गए हैं। इससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद अभी पंचतीर्थों का उल्लेख सारा दुष्यंत गौतम जी ने किया। उन पंचतीर्थों का निर्माण करा के और समयावधि निर्धारित करके देश के जनजीवन में, देश के हमारे जो अनुसूचित जाति समाज है, जनजाति समाज है, हमारे जो ओबीसी के लोग हैं, इन सबके मन में उन पंचतीर्थों के माध्यम से कभी सोचा नहीं था कि दिल्ली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर इस तरह से भव्य रूप में बनकर आएगा, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जहां पर निधन हुआ था वहां पर मेमोरियल स्थली के रूप में उसको पुस्तक का आकार देकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन के बारे में इतने अच्छे ढंग से जानकारी वहां पर दी जाएगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज अयोध्या में राम जन्मभूमि का दौरा करेंगे और बाद में वाराणसी जाएंगे। वे उत्तर प्रदेश की 2 दिन की यात्रा पर हैं। इस यात्रा के दौरान श्री नायडू अन्य कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। वे रामलला और काशी विश्वनाथ मंदिर में भी पूजा अर्चना करेंगे। श्री नायडू कल शाम राजधानी लखनऊ पहुंचे। वे आज सुबह एक विशेष रेलगाड़ी से अयोध्या जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। ये पहली बार है जब उपराष्ट्रपति विशेष रेलगाड़ी से अयोध्या नगरी पहुंच रहे हैं। पिछले साल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी विशेष रेलगाड़ी से ही अयोध्या जी की यात्रा की थी। राम जन्मभूमि परिसर में रामलला के पूजन और दर्शन के बाद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू मंदिर के निर्माण कार्य का भी जायजा लेंगे। वे प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में भी पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद विशेष रेलगाड़ी में ही उपराष्ट्रपति वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे। शाम को वाराणसी पहुंचने पर वो प्रसिद्ध गंगा आरती में हिस्सा लेंगे। कल सुबह उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे और अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। कर्नाटका के ग्रामीण विकास और पंचायत राज्य मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने आज राज्य मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया है। श्री ईश्वरप्पा ने कॉन्ट्रैक्टर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संतोष के पाटिल को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में प्रमुख आरोपी के रूप में नाम आने के बाद शिवमोगा में अपने इस्तीफे की घोषणा की। कॉन्ट्रैक्टर संतोष पाटिल के भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद ईश्वरप्पा पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। श्री पाटिल को मंगलवार की सुबह उडुपी के एक होटल में मृत पाया गया था। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा है कि राज्य के मोइरांग में इंडियन नेशनल आर्मी INA मुख्यालय में 165 फुट की ऊंचाई पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज होगा। कल INA शहीद स्मृति परिसर में ध्वजारोहण दिवस की 78वीं वर्षगांठ के अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री राज्य सरकार की 100 दिन की कार्य योजना पर आयोजित कार्यक्रम में इस राष्ट्रीय ध्वज को फहराएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे गुजरात के भुज में के पटेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय प्रत्येक सरकार की साझा विरासत का जीवंत प्रतीक है। हरियाणा सरकार ड्रोन पायलटों के लिए प्रशिक्षण संस्थान खोलेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून के इस वर्ष सामान्य रहने का अनुमान है। देश के खनिज उत्पादन में पिछले वित्त वर्ष में अप्रैल से फरवरी के दौरान 17% की वृद्धि दर्ज की गई। भारत और इंडोनेशिया ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में नौवहन सहयोग पर जोर दिया। प्रभु यीशु को सलीब पर चढ़ाए जाने की स्मृति में आज गुड फ्राइडे पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। बेघर बच्चों का क्रिकेट विश्व कप अगले वर्ष भारत में होगा और IPL क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 37 रन से हराया।
कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा पूरे देश में कुल मिलाकर सामान्य रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दीर्घावधि औसत के आधार पर जून से सितंबर माह तक 99% वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया है कि अब तक के आकलन से स्पष्ट है कि देश के उत्तरी भाग के कई स्थानों, मध्य भारत, हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और पश्चिमोत्तर हिस्से में वर्षा सामान्य या सामान्य से कुछ अधिक रहेगी। पूर्वोत्तर के अनेक स्थानों, पश्चिमोत्तर के कुछ क्षेत्रों और दक्षिणी भाग में वर्षा सामान्य से कम वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय मोहपात्रा ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि विभाग मई महीने के अंतिम सप्ताह में मानसून की वर्षा के अद्यतन अनुमान जारी करेगा। भारत और इंडोनेशिया ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में नौवहन सहयोग बढ़ाने पर बल दिया है। दोनों देशों के विदेश विभाग के अधिकारियों के बीच कल जकार्ता में 7वें दौर की बातचीत हुई। बैठक में भारत का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव सौरभ कुमार ने किया। वार्ता के दौरान दोनों देशों ने राजनीति, रक्षा, सुरक्षा सहयोग, व्यापार और आर्थिक तथा कूटनीतिक मामलों पर आपसी संबंधों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने भारत इंडोनेशिया व्यापक सामरिक सहयोग को और मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में सरकार के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन हो रहा है। श्रीलंका आजादी के बाद से सबसे भीषण आर्थिक संकट से गुजर रहा है। लोग सरकार पर आर्थिक स्थिति संभालने में विफल रहने का आरोप लगा रहे हैं और राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्ष और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्ष के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। राजपक्ष सरकार पर भ्रष्टाचार और अनियमितता का भी आरोप है। श्रीलंका की मार्क्सवादी पार्टी और जनता विमुक्ति पेरामुना ने राजपक्ष सरकार को हटाने की मांग करते हुए अगले सप्ताह व्यापक रैली निकालने का फैसला किया है। आज गुड फ्राइडे है। प्रभु ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाए जाने की स्मृति में ये दिन मनाया जाता है। इसी दिन प्रभु यीशु ने मनुष्यता को पापों से मुक्ति दिलाने के लिए अपना जीवन उत्सर्ग किया था। एक रिपोर्ट। ईसाई धर्म के लोगों के लिए गुड फ्राइडे का विशेष महत्व है, जिसे ईस्टर संडे से पहले वाले शुक्रवार को मनाते हैं। इस दिन ईसाई धर्म के लोग प्रभु यीशु के क्रूस को याद करते हैं। इस दिन ईसाई धर्म के अनुयायी गिरजा घरों में जाकर प्रार्थना करते हैं। कई लोग प्रभु यीशु की याद में उपवास भी रखते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रभु ईसा मसीह लोगों को मानवता, एकता और अहिंसा का उपदेश देकर अच्छाई की राह पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे थे। धार्मिक अंधविश्वास करने वाले लोगों ने उन पर राजद्रोह का आरोप लगा दिया। उन्हें मौत की सजा सुनाई गई और प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ा दिया गया। जिस दिन प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाया गया, उस दिन को गुड फ्राइडे कहा जाता है। गुड फ्राइडे के तीसरे दिन यानी संडे को प्रभु ईसा मसीह दोबारा जीवित हुए और 40 दिन तक लोगों के बीच उपदेश देते रहे। उनके दोबारा जीवित होने को ईस्टर संडे के रूप में मनाते हैं। रवि कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज। बेघर बच्चों का क्रिकेट विश्व कप अगले वर्ष सितंबर में भारत में आयोजित होगा। इसमें 16 देशों की 22 टीमें हिस्सा लेंगी। इसका आयोजन स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड और सेव द चिल्ड्रन इंडिया मिलकर करेंगे। वर्ष 2019 में ये प्रतियोगिता लंदन में हुई थी, जिसमें 8 टीमों ने हिस्सा लिया था और टीम इंडिया साउथ ने इंग्लैंड को हराकर खिताब जीत दर्ज की थी। इस प्रतियोगिता में लड़कों के अलावा लड़कियां और किन्नर भी हिस्सा लेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कल रात मुंबई में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 37 रन से हरा दिया। गुजरात टाइटंस 5 मैचों में चौथी जीत के साथ तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया है। आज शाम 7:30 बजे मुंबई में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। देश में अब तक की सबसे बड़ी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता सबका विकास महाक्विज का कल शुभारंभ किया गया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये प्रश्नोत्तरी डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर की जयंती पर शुरू की गई है। एक रिपोर्ट।
पहली प्रश्नोत्तरी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर केंद्रित है। कोविड महामारी के कारण गरीबों की जिंदगी में आई चुनौतियों को कम करने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई है। प्रतियोगिता इस महीने की 28 तारीख तक जारी रहेगी। इस प्रश्नोत्तरी में 20 प्रश्न होंगे जिनके उत्तर 300 सेकंड में देने होंगे। प्रतियोगिता 12 भाषाओं अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल और तेलुगु में होगी। अधिक अंक हासिल करने वाले अधिकतम 1000 भागीदार प्रत्येक प्रश्नोत्तरी में विजेता चुने जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक विजेता को 2000 रुपए दिए जाएंगे। इस प्रश्नोत्तरी में www.mygov.in पर भाग लिया जा सकता है। समाचार कक्ष से मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना पर सबका विकास महाक्विज में भाग लेने का आग्रह किया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि ये एक रोचक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम है जिसमें कुशल प्रशासन से संबंधित पहल शामिल की जाएंगी। दिल्ली में शिक्षा महानिदेशालय ने प्राइवेट स्कूलों से कोरोना संक्रमण अधिक बढ़ने की स्थिति में पूरा परिसर या विशेष शाखाएं अस्थायी अवधि के लिए बंद करने को कहा है। राजधानी में कोविड संक्रमण में बढ़ोतरी को देखते हुए शिक्षा निदेशालय ने सभी निजी विद्यालयों को परामर्श जारी किया है। स्कूल प्राधिकरणों से संक्रमण की रोकथाम के लिए पर्याप्त सतर्कता बरतने और मानक प्रक्रियाओं का पालन करने को कहा गया है। FSSAI ने खाद्य व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप लॉन्च किया है। इससे सरलता से FSSAI पंजीकरण का आवेदन किया जा सकता है। उपभोक्ता इस ऐप का उपयोग संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए कर सकते हैं। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस संघर्ष की झलक। आज की कड़ी में हम आजाद हिंद फौज के कैप्टन राम सिंह ठाकुरी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 15 अप्रैल 2002 में हुआ। वे आजाद हिंद फौज के गीत कौमी तराना के संगीतकार थे, जो आज भी भारतीयों को देशभक्ति की भावना के लिए प्रेरित करता है। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। तू शेर हिंद आगे बढ़ मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर जो से वतन बढ़ाए जा। राम सिंह का जन्म 15 अगस्त 1914 को हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के निकट हुआ था। उन्हें संगीत सीखने की प्रेरणा अपने नाना नाथूचंद से मिली। 1927 में ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के बाद राम सिंह ने जाने माने ब्रिटिश संगीतकार हडसन और डेनिश से ब्रास बैंड, स्ट्रिंग बैंड और डांस बैंड में प्रशिक्षण लिया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान राम सिंह को सिंगापुर तैनात किया गया। सिंगापुर में ब्रिटिश सेना की पराजय के बाद उन्हें 1942 में युद्ध बंदी बना लिया गया। उसके बाद वे सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। जब नेताजी को राम सिंह की संगीत प्रतिभा का पता चला तो उन्होंने राम सिंह को ऐसी धुन रचने को कहा जो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो। नेताजी ने राम सिंह से कहा, गाने का ऐसा अमिट प्रभाव और शक्ति होनी चाहिए जो कैथे बिल्डिंग को 2 भागों में तोड़ दे और आसमान दिखाई देने लगे। सैनिक और संगीतकार राम सिंह ने गाने के बोल लिखे और प्रसिद्ध धुन कदम कदम बढ़ाए जा रची गई। तेरी हिम्मत बढ़ती रहे, खुदा तेरी धुंधा रहे, जो सामने तेरे अड़े तू खाक में मिलाए जा। कदम युद्ध समाप्त होने के उपरांत राम सिंह और उनके साथियों को भारत लाया गया तथा दिल्ली छावनी के काबुल लाइन्स में कैद किया गया। महात्मा गांधी
और सरदार वल्लभ भाई पटेल आजाद हिंद के सैनिकों से मिलने गए। बैठक के दौरान आजाद हिंद फौज के जनरल भोसले ने सरदार पटेल से विनती की कि आजाद हिंद के सैनिक कौमी तराना बजाना चाहते हैं। गांधी जी ने ब्रिटिश सेना के जनरल से पूछा तो उन्हें अनुमति मिल गई। चलो दिल्ली पुकार के कौमी निशान संभाल के लाल किले पे गाड़ के लहराए जा कदम कदम। जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया, तो आजाद हिंद फौज के कौमी तराने की धुन बजाने के लिए कैप्टन राम सिंह और उनके ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के सदस्यों को विशेष रूप से बुलाया गया। कैप्टन ठाकुरी ने अपने देशभक्ति संगीत के सुरों पर सभी भारतीयों को एकजुट किया। उनकी भावना आज भी हमारे दिलों में रची बसी है। इस महान राष्ट्रवादी को नमन। आज हम स्वाधीनता सेनानी किसान बंधु भोसले को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म 15 अप्रैल 1910 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और उनके नारे करो या मरो से प्रेरित होकर भोसले स्वाधीनता संघर्ष में शामिल हो गए। 9 सितंबर 1942 को सतारा में वो स्वाधीनता सेनानी परशुराम घारगे के नेतृत्व में 2000 से अधिक लोगों के प्रदर्शन में शामिल हुए। पुलिस अधिकारियों ने जुलूस को रास्ते में रोका और तितर बितर होने से लोगों के मना करने पर गोलीबारी शुरू कर दी। इसमें 9 लोगों की मृत्यु हो गई, जिनमें भोसले भी शामिल थे। महान शहीद को नमन। आज हम स्वाधीनता सेनानी सुबोध कुमार डे को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे 15 अप्रैल 1931 को वीर गति को प्राप्त हुए थे। सुबोध कुमार का जन्म चटगांव में 1813 में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। वे सूर्यसेन की रिवोल्यूशनरी पार्टी के सदस्य थे। 27 सितंबर 1930 को चटगांव मालखाने पर हमले के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया। कलकत्ता की प्रेसिडेंसी जेल में 15 अप्रैल 1931 को उनका निधन हो गया। भारत माँ के इस महान सपूत को नमन। इसके साथ ही आज की कड़ी संपन्न होती है। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। देश में कोविड टीकाकरण अभियान में अब तक 186 करोड़ 29 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 12 से 14 वर्ष के बच्चों को 2 करोड़ 38 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। मंत्रालय के अनुसार अब तक 2 करोड़ 50 लाख से अधिक एहतियाती टीके भी पात्र श्रेणी के लोगों को लगाए गए हैं। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग में 5 करोड़ 78 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके पहली और 4 करोड़ टीके की दूसरी डोज दी जा चुकी हैं। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है, जबकि मुंबई में आसमान साफ रहेगा और दोपहर बाद या शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है और हल्की या गरज के साथ बारिश हो सकती है। श्रीनगर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और दोपहर बाद शाम या रात में बादल छाए रहेंगे। जम्मू में मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा और दोपहर बाद या शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। लेह और गिलगित में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। मुजफ्फराबाद में मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा। गुवाहाटी, इम्फाल, आइजॉल, शिलंग, कोहिमा, ईटानगर, अगरतला और गंगटोक में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 बार गरज के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। तापमान 13 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। समूचे केरल में गरज के साथ हो रही वर्षा सोमवार तक जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक राज्य में तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। मानसून पूर्व की वर्षा से राज्य के अनेक भागों में बड़े पैमाने पर फसल और संपत्ति को नुकसान हुआ है।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। विशाल अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी विमलेंदु, नई दिल्ली के 3 मूर्ति भवन परिसर में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन आज के अखबारों की बड़ी खबर है। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को सुर्खी दी है, लोकतंत्र के लिए सभी प्रधानमंत्रियों ने दिया योगदान। दैनिक जागरण की अहम खबर है, प्रोन्नति में आरक्षण को अनुसूचित जाति और जनजाति के आंकड़े जुटाएगा केंद्र। प्रोन्नति के लिए विचाराधीन अफसरों की पात्रता का भी होगा मूल्यांकन। हिंदुस्तान सतर्कता शीर्षक से लिखता है, बच्चे संक्रमित मिले तो बंद होगा स्कूल, कोविड नियमों का पालन करना है जरूर। दिल्ली में कोविड के मामलों में वृद्धि के बीच दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक 20 अप्रैल को। अमर उजाला की खबर है, केंद्रीय विद्यालयों में सांसद और डीएम कोटे से दाखिलों पर रोक। सरकार के इस फैसले से देश भर में केंद्रीय विद्यालयों में 30,000 सीटें खुले प्रवेश के लिए बढ़ जाएंगी। हिंदुस्तान चिंता शीर्षक से लिखता है, मोबाइल फोन के कारण बच्चे देर से बोलना सीख रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बाल रोग विभाग में तेजी से बढ़ रही ऐसे बच्चों की संख्या। पहले 2 साल का बच्चा बोलना सीख जाता था, अब लग रहे हैं 4 साल। अगर माता पिता के स्थान पर बच्चा केवल फोन पर ही ध्यान दे रहा है तो हो जाएं सतर्क। दैनिक जागरण लिखता है, कचरे के पहाड़ की मिट्टी दे रही है सड़क को मजबूत आधार। दिल्ली में कचरे से निकली मिट्टी इनर्ट को भराव के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने बताया सही। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण में हो रहा प्रयोग। राष्ट्रीय सहारा कहता है, इस वर्ष मानसून फिर रहेगा मेहरबान। मौसम विभाग ने लगातार चौथे साल मानसून सामान्य रहने का अनुमान लगाया। जून से सितंबर की अवधि के दौरान समुद्र के तापमान के ठंडा रहने की स्थिति ला नीना बनी रहने की संभावना। सामान्य बारिश के लिए 87 सेंटीमीटर का मानदंड तय। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे गुजरात के भुज में के पटेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय प्रत्येक सरकार की साझा विरासत का जीवंत प्रतीक है। हरियाणा सरकार ड्रोन पायलटों के लिए प्रशिक्षण संस्थान खोलेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून के इस वर्ष सामान्य रहने का अनुमान है। देश के खनिज उत्पादन में पिछले वित्त वर्ष में अप्रैल से फरवरी के दौरान 13% की वृद्धि दर्ज की गई। भारत और इंडोनेशिया ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में नौवहन सहयोग पर जोर दिया। प्रभु यीशु को सलीब पर चढ़ाए जाने की स्मृति में आज गुड फ्राइडे पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। बेघर बच्चों का क्रिकेट विश्व कप अगले वर्ष भारत में होगा। और आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 37 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।